हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में इन्वेस्टिगेशंस या डायग्नोसिस रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। डायबिटीज़ पेशेंट्स का शुगर लेवल्स या ब्लड लेवल्स, लिपिड लेवल्स जो हम चेक करते हैं, उस बारे में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं, उन सारे सवालों का हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। हमने डायबिटीज़ रिलेटेड काफ़ी वीडियोस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। डायबिटीज़ क्या होता है, कैसा होता है, डायबिटीज़ डाइट के बारे में, डायबिटीज़ एक्सरसाइज के बारे में, डायबिटिक फूड के बारे में, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में काफ़ी वीडियोस किए हैं। पर आज स्पेसिफिकली बात करेंगे डायबिटीज़ के डायग्नोसिस संबंधित, ब्लड लेवल्स जो हम चेक करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है डायबिटिक पेशेंट्स के डायग्नोसिस के बारे में। यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में आप रूटीनली भी रिकमेंड किया जाता है कि आप साल में एटलीस्ट 2-3 बार ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करते रहिए। और उसमें जब भी आप ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करते हैं तो खाली पेट, भरा पेट का और HbA1c, ये तीनों लेवल्स को चेक करिए। HbA1c लेवल्स का मतलब ये है कि 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर उसमें चेक करते हैं। तो HbA1c को बार बार करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने आज कोई मेडिसिन चेंज की या उसको अपने डाइट को चेंज किया तो HbA1c लेवल्स में वेरिएशन आने में 3 महीना जैसा टाइम लगता है। तो इसलिए HbA1c को बार बार करने का ज़रूरत नहीं। फास्टिंग और पोस्ट पैंडल शुगर्स एटलीस्ट महीने में 3 से 4 बार, और HbA1c लेवल्स हर 3 महीने में 1 बार एटलीस्ट करना चाहिए। तो उससे ब्लड शुगर लेवल्स का एक बेसिक अंदाज मिल जाएगा। और अर्ली डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड शुगर लेवल्स को बार बार करते रहने से ही पता चलेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं, उसको उसकी प्रोफाइल को देख के या व्यक्ति को देख के या शक्ल देख कर तो आप बता नहीं सकते। तो आपको उसको जज करने के लिए उसके ब्लड शुगर लेवल्स को रिपीटेडली करना ज़रूरी है। इससे ही आप डिटेक्ट कर सकते हो कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का फास्टिंग या रेंज अगर 100 to 125 के बीच में और पोस्ट पैंडल रेंज 125 to 200 के बीच में, तो वो प्री डायबिटिक यानी अर्ली डायबिटिक फेज़ में माना जाएगा। और किसी का अगर फास्टिंग शुगर 125 से ज़्यादा है, पोस्ट पैंडल शुगर अगर उनका 200 से ज़्यादा है और HbA1c वैल्यूज़ अगर 7 से ज़्यादा है, तो उनको डायबिटिक रेंज में गिना जाता है। और वैसे लोगों में आपको मेडिसिन अगर ज़रूरत है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई मेंटेन होता है तो भी उसके लिए ख़राब है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल्स जो आपके किडनी और सारे सिस्टम्स को धीरे धीरे करके ख़राब करता है। हार्ट अटैक आने का चांस, लकवा आने का चांस, अलग अलग तरह की बीमारियां होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर ब्लड शुगर लो भी है तो टिश्यूज़ को प्रॉपरली ग्लूकोज नहीं मिलेगा, आपको बार बार चक्कर आएंगे, कमज़ोरी लगेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बहुत अग्रेसिवली या ओवर एग्रेसिवली भी अगर आप शुगर इसको कंट्रोल करोगे तो भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। आपको शुगर लेवल्स को 100 to 150 के बीच में कंट्रोल करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यानी HbA1c लेवल्स को 5.5 to 6.5 के बीच में मेंटेन करें तो सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अग्रेसिवली आप शुगर को कंट्रोल करोगे उतना भी साइड इफेक्ट्स होगा मेडिसिन रिलेटेड, और जितना कम आप शुगर को कंट्रोल करोगे उतना शुगर रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए आइडियली आपको शुगर लेवल्स को 100 to 150 के बीच में मेंटेन करना चाहिए। दोनों ही बहुत ज़्यादा और बहुत कम शुगर लेवल्स आपके लिए नुकसानदायक है। HbA1c लेवल जो है नॉर्मली अराउंड 6 to 7 अगर आप मेंटेन करें तो सबसे बेस्ट माना जाएगा। यूजुअली HbA1c लेवल का शुगर का कोरिलेशन ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए कि हर HbA1c पॉइंट जो है शुगर लेवल्स को लगभग 20-25 जितना कोरिलेट करता है। लगभग 5 अगर किसी का HbA1c है तो एवरेज ब्लड शुगर लेवल उसका 99 के आसपास है, अगर 6 है तो 128 के आसपास है, 7 है तो 157 के आसपास है, अगर 8 है तो 186 के आसपास है, 9 है तो 214 के आसपास है, 10 है तो 240, यानी लगभग 20 to 25 के बीच में वेरिएशन आता है हर HbA1c लेवल बढ़ने के साथ। जितना ज़्यादा आपका HbA1c लेवल आता है उतना ज़्यादा मान के चलिए कि पिछले 3 महीनों में आपका ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यूजली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को फॉरेन कंट्रीज़ में जो गाइडलाइंस कहती है कि दिन भर में 1 या 2 बार या 4 बार चेक करना चाहिए, पर वैसा यूजली अच्छा नहीं है। आप हफ्ते में 2-4 बार भी चेक करें तो अच्छा है। बार बार आप प्रिक करोगे तो आप ये अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन में और परेशानी में आ जाते हो। तो ग्लूकोज लेवल्स को बार बार चेक करना बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, कोई कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर्स वगैरह जो आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं कभी कभी इंटरमिटेंटली चेक करने के लिए, पर हर दिन में 4 बार शुगर लेवल्स को चेक करना उतना अच्छा मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर किसी
व्यक्ति का कई बार लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा शुगर लेवल इस दिन ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा ली थी, कि मैंने कल रात को बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली थी, इसलिए ज़्यादा मेरा शुगर लेवल आ गया। उसके हिसाब से लोग दवाइयों को बढ़ाने में भी परहेज़ करते हैं। तो यूजली अगर आपका इंसुलिन लेवल अच्छा है और अगर आपका शुगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम नहीं है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आपने एक दिन 2 मिठाई या 4 मिठाई ज़्यादा खा ली तो इसलिए अगर आपका शुगर लेवल एक्चुअल में ज़्यादा आ रहा है और बार बार ज़्यादा आ रहा है, खासकर HbA1c ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली उसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही प्रॉब्लमेटिक है। तो वैसे केस में आपको उसको मेडिसिन से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसमें 1-2 बार के शुगर लेवल्स अगर आपने कम ज़्यादा ले लिया, ये एक हफ्ते में आपने मिठाई एक्स्ट्रा खा ली थी या 2 आम आपने ज़्यादा खा लिए थे इसलिए आपका शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या HbA1c बहुत बढ़ गया, तो वो उतना वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। उसका मतलब इनडायरेक्टली यही है कि आपका शुगर लेवल्स उतना अच्छा नहीं कंट्रोल चल रहा है और आपको मेडिसिन का डोज ज़्यादा देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम हमेशा फास्टिंग और पोस्ट पैंडल सैंपल्स क्यों हमेशा चेक करते हैं, सिर्फ रैंडम शुगर के बेसिस पे क्यों नहीं है पेशेंट को मेडिसिन एडजस्ट कर देते। रैंडम शुगर्स का ये चक्कर है कि आपने किस टाइम पर रैंडम शुगर लिया, उस समय आपने खाना कितने घंटे पहले खाया था, खाने में क्या खाया था, कितना उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, आपने टैबलेट्स किस टाइम पे लिया था, बहुत सारे फैक्टर्स उसको मॉड्यूलेट करते हैं। इसलिए रैंडम शुगर्स के बेसिस पे कई बार ब्लड शुगर की मेडिसिन को स्टार्ट करना बहुत गलत होता है। फास्टिंग सैंपल में लगभग 12 घंटे का फास्टिंग हो तो उसके बाद अगर आप सैंपल लेते हैं तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा एनालिसिस मिलता है कि शुगर लेवल्स एक्चुअल में ज़्यादा है कि नहीं। और पोस्ट पैंडल में भी यही है कि आप 2 घंटे के बाद सेकेंड सैंपल लेते हो तो नाश्ता करने के बाद आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आपका शुगर का कंट्रोल कैसा है। एक ग्लाइसेमिक कंट्रोल टेस्ट होता है कि ग्लाइसेमिक या टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसमें पेशेंट्स को हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज खाने को बोला जाता है स्पेसिफिकली। नॉर्मल पोस्ट पैंडल टेस्ट में तो आप पेशेंट को हल्का नाश्ता करके उसके बाद चेक करते हैं, बहुत हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए, हल्का नाश्ता पेशेंट ने करना चाहिए, उसके बाद आप चेक करते हैं। पर एक ग्लाइसीमिया टॉलरेंस टेस्ट होता है या OGT जिसको बोलते हैं, उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लगभग 75 ग्राम्स ग्लूकोज पानी में डाल के पीने को बोलते हो, उसके बाद आप चेक करते हो। तो उसमें लोगों का अगर जिन लोग का इंसुलिन लेवल्स अच्छा है और शुगर का कंट्रोल अच्छा है तो उसमें शुगर लेवल्स नहीं बढ़ना चाहिए, पर अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो बीमारी का साइन है और आपको रेगुलर बेसिस पे डायबिटीज मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, पर आपको उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। और मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है तो डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में भी वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का फास्टिंग सैंपल ज़्यादा है या हर आदमी का पोस्ट पैंडल ज़्यादा है ऐसा ज़रूरी नहीं। किसी व्यक्ति का फास्टिंग पैरामीटर में प्रॉब्लम होती है, किसी का पोस्ट पैंडल में प्रॉब्लम होती है, किसी के दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ही ये दोनों सैंपल्स को एक साथ करना ज़रूरी है, तभी डॉक्टर आपको प्रॉपर रिपोर्ट के हिसाब से आपको दवाइयाँ दे पाएगा। कई बार पेशेंट्स हमारे पास फर्स्ट टाइम आते हैं और बोलते हैं साहब आपने शुगर की दवा चेंज नहीं की, उसको भी आप चेंज कर दो आपके हिसाब से। तो बिना शुगर लेवल्स देखे हम आपकी मेडिसिन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शुगर लेवल्स हमारी दवाओं के हिसाब से सडनली फ्लक्चुएट कर जाते हैं तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। तो इसीलिए बिना वैल्यूज़ देखे उसको रैंडम शुगर के बेसिस पे या एक आध सैंपल को देख के, रैंडम HbA1c को देख के नहीं एडजस्ट करना चाहिए, उसका फास्टिंग पोस्ट पैंडल को देख के एडजस्ट करना चाहिए। सिर्फ HbA1c वैल्यूज़ को देख के भी नहीं किया जा सकता शुगर वैल्यूज़ को चेंज, क्योंकि उसमें क्या होता है कि HbA1c किसी व्यक्ति का फास्टिंग ज़्यादा है, किसी का पोस्ट पैंडल ज़्यादा है, तो कौन सी दवाई ज़्यादा देनी है, किस वजह से आपका HbA1c ज़्यादा है, वो भी एग्जैक्टली पता कर पाना मुश्किल है। आपका ओवरऑल शुगर कंट्रोल बस उसमें पता चलता है, लेकिन मेडिसिन का डोज एडजस्टमेंट कर पाना आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते जब तक आपके पास फास्टिंग पोस्ट पैंडल दोनों रिपोर्ट्स नहीं हो। तो इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कॉशियसली सारे रिपोर्ट्स लेके आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ही आपका डॉक्टर उसको बेटरली जज कर पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका किडनी का प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल या बाकी पैरामीटर्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार या साल में 1 या 2 बार करना चाहिए। उसमें LDL का डायबिटिक पेशेंट्स में कट ऑफ 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है। HDL पर आप फोकस नहीं करें, क्योंकि आजकल कोई भी गाइडलाइन गुड कोलेस्ट्रॉल पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि उसमें कोई भी मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखा गया है और गुड कोलेस्ट्रॉल पर फोकस करने का बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रेलेवेंस आजकल नहीं देखा गया, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। LDL 70 से नीचे रखना है, ट्राइग्लिसराइड 250 से नीचे रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। साल में 1 से 2 बार करना है। कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल करना है। कई बार लोग सिर्फ सीरम कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल करके ले आते हैं, तो उससे उतना पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है कि किडनी के पैरामीटर्स को आप
को यूरिया क्रिएटिनिन एटलीस्ट साल में 102 बार करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में किडनी भी बहुत बार डैमेज हो जाती है। इनफैक्ट ज़्यादातर पेशेंट जिनको 10-15 साल की डायबिटीज़ होती है उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है, तो आपको उसको चेक करना ज़रूरी है। और यूरिन एनालिसिस भी करना ज़रूरी है कि यूरिन में कितना शुगर जा रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है, कितनी में एल्ब्यूमिन चालू हुआ कि नहीं, वो सब चीज़ों को चेक करने के लिए भी एटलीस्ट साल में 1 से 2 बार यूरिन एनालिसिस भी करना चाहिए। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो साथ में पेट का सोनोग्राफी भी करना चाहिए। अगर किसी को खांसी वगैरह का प्रॉब्लम है तो एक्सरे भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम होने का अंदेशा है तो मान के चलिए हर 3-4 साल में एक बार इको ट्रेडमिल टेस्ट भी करना चाहिए। रूटीन पेशेंट्स में हम इको ट्रेडमिल टेस्ट 35 साल की आयु के बाद हर 5 साल में रिकमेंड करते हैं। डायबिटिक पेशेंट में अगर आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है तो 2 से 3 साल में आप उसको चेक कराते रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कई बार अगर आपको ब्लॉकेजेस डेवलप हो गए तो आप उसको डिटेक्ट कर सकें और अर्ली ट्रीट कर सकें। रूटीनली एंजियोग्राफी करने का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कि सिर्फ डायग्नोज करने के लिए कि ब्लॉकेज हुआ है कि नहीं, आप हर पेशेंट का एंजियो करना चालू कर दो तो वो उतना जस्टिफाइड नहीं है। आप हर पेशेंट का एंजियोग्राफी बार बार नहीं कर सकते। हाँ, अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव आता है तो फिर आपको पेशेंट का एंजियोग्राफी करना ज़रूरी पड़ता है। अगर डायबिटिक पेशेंट को सांस फूलने का तकलीफ हो रहा है या न्यू ऑनसेट कोई ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम हो रहा है, छाती में पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे में आपको अग्रेसिवली इको ट्रेडमिल एटलीस्ट करके देखना चाहिए और अगर ज़रूरी हो तो एंजियोग्राफी भी करके देखना चाहिए। पर आपको अगर रूटीनली कोई पेशेंट आ रहा है जिसका कोई ट्रेडमिल पॉजिटिव नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ है, तो वैसे पेशेंट में डायरेक्टली एंजियोग्राफी के लिए जाने का उतना कोई इंडिकेशन क्लियर नहीं है। ज़्यादातर ये ब्लड शुगर्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो आप है रेगुलरली जब भी आपके डॉक्टर के पास जाएं उससे 1 आध दिन पहले आप हमेशा करा के जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो ताकि डॉक्टर्स उन वैल्यूज़ को देख के आपकी दवाओं को एडजस्ट कर सकें। नहीं तो क्या होता है कि हम आज पेशेंट को देख रहे हैं, फिर अगले दिन पेशेंट को दवा चेक करके लाने को बोल रहे हैं और फिर उसके बाद दवा को फिर से चेंज कर रहे हैं, तो आपका भी टाइम वेस्ट होता है डॉक्टर का भी। तो इसलिए 1 दिन पहले उनको करा के जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने डायबिटीज़ रिलेटेड ब्लड टेस्ट और रूटीन एनालिसिस वगैरह के बारे में बात की। ये टॉपिक से संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, उन टॉपिक्स को कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। कोई पेशेंट रिलेटेड भी आपकी क्वेरीज है तो उनके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।